हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीएफ 2005 के बारे में, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ का अगर बात की जाए, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और हिंदी में से राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा कहते हैं, जो कि 2005 में आई हुई थी। तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीटेट के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर कोई भी प्रश्न पत्र उठा करके देखेंगे तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, चाहे वो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम हो या जूनियर लेवल का एग्ज़ाम हो, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो ये PYQ श्रृंखला होने वाली है, यानी कि एनसीएफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है इस वीडियो में। तो अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे वीडियो चैनल पर बने रहते हैं और यह वीडियो देखते हैं, तो आपको पक्का लाभ होने वाला है। और लाभ होने के साथ साथ आप 3 से 4 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे अगर सीटेट में पूछा गया तो। ठीक है, तो सीटेट में बिल्कुल पूछा जाएगा। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि चाहे राष्ट्रीय संचालन समिति आ जाए या राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा आ जाए या एनसीएफ आ जाए, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल, बी ऑप्शन है प्रोफेसर कृष्ण कुमार, सी ऑप्शन है अरविंद कुमार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट या ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो प्रोफेसर यशपाल हैं, ये राष्ट्रीय संचालन समिति, ये एनसीएफ के ये अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, यानी कि जो एनसीएफ है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक जो है वो कैसा होना चाहिए। एक शिक्षक के तौर पे आप अगर एक शिक्षक हैं तो एक शिक्षक के रूप में आपको कैसा होना चाहिए, ये एनसीएफ बताता है। तो ए ऑप्शन है अनुमोदक, बी ऑप्शन है सुविधादाता, सी ऑप्शन है आधिकारिक या डी ऑप्शन है तानाशाह। तो क्या आप तानाशाह होंगे? ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि तानाशाही बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। अगर तानाशाही करेंगे तो बच्चे आपसे डरेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। किसी भी प्रकार की अगर बच्चों को समस्या भी होगी फिर भी वो आपसे बात नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक को सुविधादाता के रूप में होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे की जो भी उसकी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है? यानी कि जो एनसीएफ 2005 है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या इसको बनाने का या इसको लाने का जो बात करते हैं, इसको लाने का जो विचार आया तो वो कहाँ से आया हुआ है? तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का जो उद्धरण है या इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? तो ए ऑप्शन है सभ्यता और संस्कृति, बी ऑप्शन है गीतांजलि, सी ऑप्शन है गोदान और डी ऑप्शन है विज्ञान एवं तकनीकी। तो कहाँ से आई हुई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभ्यता और संस्कृति ये एक निबंध है। क्या है? ये एक निबंध है। और बात करें अगर इस निबंध के रचयिता, यानी कि सभ्यता और संस्कृति के रचयिता कौन है, इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसी से राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का उद्भव हुआ है या उद्धरण हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सभ्यता और संस्कृति। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश किसके अंतर्गत आते हैं? यानी कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है, इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं तो इसमें किसके अंतर्गत ये दिशा निर्देश आते हैं? तो ए ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बी ऑप्शन है पढ़ाई रटन मुक्त प्रणाली से मुक्त हो, सी ऑप्शन है परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाया जाए और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि
जो एनसीएफ 2005 है इसके अंतर्गत क्या क्या बात की गई है कि जो ज्ञान है यानी कि जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाया जाए तो स्कूल के साथ साथ स्कूल का जो बाहरी जीवन है, स्कूल के जो बाहरी वातावरण है उससे जोड़ करके पढ़ाया जाए। यानी कि जो भी आप बच्चों को पढ़ाती हैं तो सिर्फ स्कूल के अंदर ही नहीं, अगर वो बाहर समाज में निकले, बाहर समाज में जाए तो वो वहाँ पर भी उसको लाभ पहुँचाने वाला हो। तो इसी प्रकार से जो भी ज्ञान अगर आप बच्चों को प्रदान कर रहे हैं तो वो ज्ञान स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ करके आप पढ़ाएंगे तो ज़्यादातर फायदा होगा। फिर दूसरा पॉइंट है पढ़ाई रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो, और जो बच्चे हों उनको अगर आप पढ़ाती हैं तो उनको समझा करके पढ़ाएं, क्रियाएं करके पढ़ाएं, करके सीख करके पढ़ाएं, बल्कि उनको पढ़ाई जो है जो कुछ भी उनको पढ़ाया जाए तो उनको रट करके ना पढ़ाया जाए बल्कि उसको समझा करके पढ़ाया जाए। तो इस प्रकार जो पढ़ाई है उसको भी रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए। फिर परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाया जाए, जो भी परीक्षाएं होती हैं उनको कठिन ना किया जाए, उनके ऊपर परीक्षाएं बोझ नहीं लगनी चाहिए, उसको इतना सरल कर देना चाहिए कि जो परीक्षा के नाम से बच्चे डरते हैं तो उनका डरना बंद हो जाए। तो इस प्रकार परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाया जाए। ये सभी दिशा निर्देश एनसीएफ 2005 के अंतर्गत दिए गए हैं। किसके अंतर्गत दिए गए हैं? एनसीएफ 2005 के अंतर्गत ये सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। यानी कि एनसीएफ 2005 के निर्देशों में या सिद्धांतों में कौन सा कथन है जो सत्य है? तो ए ऑप्शन है पाठ्यचर्या जो है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। बी है अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। सी स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। और डी ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। तो अभी हमने बताया कि जो स्कूल में प्राप्त ज्ञान है उसको विद्यालय के बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि जो भी अगर आप बच्चों को पढ़ाती हैं तो वो जो भी पढ़ाया जाएगा तो उसको जो स्कूल में प्राप्त ज्ञान है तो उस ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? यानी कि एनसीएफ 2005 में सीखना किसको माना गया है, सीखना उसके अंतर्गत सीखना किसको बताया गया है? तो ये ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। बी ऑप्शन है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है। ऐसा तो कुछ है नहीं, ज्ञान को अवरुद्ध कहाँ करना है, तो ज्ञान का निर्माण ही तो करना है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ज्ञान का निर्माण की जो प्रक्रिया है यही सीखना है। सीखना किसके द्वारा होता है? ज्ञान के निर्माण के द्वारा, या ज्ञान का अगर निर्माण हो रहा है वही सीखना है। तो ये एनसीएफ 2005 के अनुसार जो ज्ञान है या जो सीखना है ये ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है तो उस बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षार्थी होते हैं, जो बच्चे होती हैं, उनको किस प्रकार नियोजित किया जाएगा, उनको किस प्रकार से सिखाया जाएगा? तो ए ऑप्शन है अभिरुचियों के अनुरूप, यानी कि जो उनकी अभिरुचियाँ होती हैं उनके अनुरूप। बी ऑप्शन है आर्थिक स्तर के अनुरूप। सी ऑप्शन है सामाजिक स्तर के अनुरूप। और डी ऑप्शन है शारीरिक स्तर के अनुरूप। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें अगर आप शिक्षक को जो पढ़ाते हैं, शिक्षक जो पढ़ाता है, बालक जो कुछ भी सीखते हैं तो वो शिक्षक जो पढ़ाएगा तो वो बालकों के उनकी अभिरुचियों के, यानी कि उनकी जो रुचियां होंगी वो क्या कुछ सीखना चाहते हैं, उनकी किस में रुचि है, इसके अनुरूप जो शिक्षक होते हैं वो पढ़ाते हैं, तभी वह बाल केंद्रित शिक्षा कही जाती है। तो बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है कि जो बालक होता है उसको आप केंद्र में रख रहे हैं, यानी कि जो कुछ भी अगर आप क्रियाएं कर रहे हैं तो वो बालक को देख करके, बालक के हिसाब से, बालक जो कुछ भी कहता है उसकी जिस तरफ से रुचि है उस रुचि को ध्यान में रखते हुए ही आप क्या कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो वही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिरुचियों के अनुरूप। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। यानी कि एनसीएफ 2005 में कक्षा में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ए है एक आदेशक रूप में, बी एक उत्प्रेरक के रूप में, सी एक नेता के रूप में, यानी कि एक नेता या लीडर हो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक उत्प्रेरक के रूप में। यानी कि जो शिक्षक होगा वो अगर पढ़ाएगा, बच्चों को सिखाएगा, तो एक उत्प्रेरक के रूप में, एक सुविधादाता के रूप में और बेहतर से बेहतर सरलीकृत के रूप में। यानी कि जो बच्चे हों उसे शिक्षक को देखकर डरे नहीं, उससे मित्र जैसा व्यवहार रखें, किसी भी प्रकार से उनसे डरे नहीं। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं, ये शिक्षक को उनकी कक्षा में भूमिका ऐसी होनी चाहिए शिक्षक की कि ताकि जो बालक हैं उनके साथ में एक मधुर संबंध बना रहे। यानी कि जो बालक हैं, जो विद्यार्थी हैं और शिक्षक के मध्य एक मधुर संबंध बना रहे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा जो पॉइंट है वो सत्य नहीं है। तो ए ऑप्शन है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। बी ऑप्शन है, बच्चे स्वभाव से सीखने हैं तो प्रेरित होते हैं। और सी ऑप्शन है, सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। और डी ऑप्शन है, स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी बच्चे जो होते हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से नहीं सीखते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर सभी के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सबके सीखने समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार अगर सभी के सीखने की जो क्षमताएं होती हैं वो एक जैसे नहीं होती हैं, सब में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो सब अलग अलग तरीके से सीखते ही हैं। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, बल्कि ये सभी एक तरह से नहीं सीखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। यानी कि एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा दी जानी चाहिए तो उनको किस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, तो उनको आप सिखाएंगे तो किस भाषा में सिखाएंगे। तो इसकी बात एनसीएफ किस भाषा की बात करता है। तो ए ऑप्शन है उनकी मातृभाषा में, बी ऑप्शन है अंग्रेजी में, सी ऑप्शन है हिंदी में और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी मातृभाषा में उनको सिखाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र से बच्चे आते हैं, अगर उसी क्षेत्र की जो भाषा होगी, उनकी जो मातृभाषा होगी, अगर उसी हिसाब से बच्चों को सिखाएंगे तो उनको समझ में अच्छे से आएगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा है तो उसकी मातृभाषा अगर मान लीजिए तमिल है, तो अगर आप उसको हिंदी में सिखा रहे हैं तो उसको कहाँ से समझ में आएगा जब तक आप उसको तमिल में ही नहीं सिखाएंगे। या फिर कोई बालक ऐसा है जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आता है और अगर आप उसको सिखा रहे हैं तमिल में तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसकी मातृभाषा यानी कि उसकी जो मातृभाषा है, हिंदी मातृभाषा वाला बालक है तो उसको हिंदी में सिखाना चाहिए, और अगर तमिल या तेलुगु मातृभाषा वाला बालक है तो उसको उसी भाषा में सिखाना चाहिए। तो इस प्रकार जो सीखना होगा वो प्रभावी होगा और जो बच्चे होंगे उनको सीखना भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका है। यानी कि बच्चों का अगर आप आकलन करेंगे, बच्चों को अगर आप आकलित कर रहे हैं, यानी कि बच्चों का अगर आप टेस्ट ले रहे हैं तो उस टेस्ट का तरीका क्या होना चाहिए, आकलन का तरीका क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है वार्षिक परीक्षाएं, जो परीक्षाएं हैं उनको वार्षिक करवानी चाहिए। बी ऑप्शन है अर्धवार्षिक परीक्षाएं, यानी कि हर 6 महीने पर करवानी चाहिए। सी ऑप्शन है दैनिक गतिविधियां और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो दैनिक गतिविधियां होती हैं इसके द्वारा ही बच्चों का आकलन करना चाहिए, ऐसा एनसीएफ 2005 में बताया गया है। और यह एक प्रकार से प्रभावी भी है कि बच्चा जितना दिन भर में सीखता है तो उसको एक दैनिक गतिविधियां दे करके आप अनुमान लगा सकते हैं, आप आकलित कर सकते हैं कि आज जो कुछ भी उसको सिखाया गया है उसको कितना कुछ उसने सीखा है, उसको कितना कुछ समझ में आया है। तो ये दैनिक गतिविधियों के आधार पर ही आप कर सकते हैं। और जो कुछ भी उसको सीखने में नहीं आया है तो आप उसको अगले दिन या उसी समय आप उसको बता करके उसको फिर से सही से समझा करके उसको सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो दैनिक गतिविधि है, ये तरीका आकलन का जो तरीका है वो एनसीएफ 2005 के अनुसार बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किसके अध्यापन की बात करना निरर्थक है। यानी कि एक ऐसी कक्षा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो ऐसी कक्षा में किसके अध्यापन की बात करना निरर्थक है, यानी कि उसका कोई
तो ए ऑप्शन है पिछड़े, बी ऑप्शन है सामान्य, सी ऑप्शन है कक्षा केंद्रित और डी ऑप्शन है सृजनशील। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली क्लास है जहाँ पर अगर आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उस कक्षा में सृजनशीलता की बात करना निरर्थक है, यानी कि वहाँ पर आप सृजनशीलता की बात नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है उस क्लास में, इतना ज़्यादा शोर है कि आप उनको समझाते समझाते ही परेशान हो जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, वो बिल्कुल कक्षा केंद्रित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होंगे वो अपनी मनमानी करेंगे, शोर करते रहेंगे, आप कुछ कह रहे हैं, बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर आप सृजनशीलता की जो बात होगी ये करना निरर्थक हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि बच्चे होते हैं तो भी दर्शाते हैं, यानी कि अगर आप यदि बच्चे होते हैं, यदि बच्चे हैं तो वो क्या दर्शाते हैं। ए ऑप्शन है स्कूल की असफलता, बी ऑप्शन है अपनी असफलता, सी ऑप्शन है समाज की असफलता और डी ऑप्शन है परिवार की असफलता। तो परिवार की असफलता, बच्चों को परिवार की असफलता से क्या मतलब है, वो भी छोटे बच्चे हैं। समाज की असफलता, समाज की असफलता से भी कोई मतलब नहीं है, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं, उनको क्या मतलब है समाज में कौन सी गतिविधियां करनी है कौन सी गतिविधियां नहीं करनी है। तो समाज की जो असफलता है उससे भी कोई मतलब नहीं रहता है, अपनी असफलता से भी कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ठीक, तो इसके बारे में भी वो कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचते हैं। लेकिन जो स्कूल की असफलता होती है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वो स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल की असफलता को दर्शाती हैं। यानी कि स्कूल जाएंगे, उनका मन होगा तो स्कूल जाएंगे, नहीं जाएंगे उनका मन होगा तो नहीं जाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो इसमें हमको दिक्कत हो जाएगी, इसमें हम असफल हो जाएंगे, तो वो यही सब सोचते हैं। तो इस कारण जो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि जो एनसीएफ 2005 है तो उसमें गणित के बारे में क्या बताया है कि गणित का शिक्षण है तो उसमें गणित के शिक्षण का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है तार्किक ढंग से सोचना, यानी कि गणित जो है, गणित शिक्षण है तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि तार्किक ढंग से सोच सके, बिल्कुल सही बात है। अमूर्त, जो अमूर्त वस्तुएं हैं, जो अमूर्त प्रकार हैं उनका निर्माण करना, यानी कि अमूर्त वस्तुओं का निर्माण करना या अमूर्त चिंतन करना, बिल्कुल सही बात है। सी है संचालित करने की योग्यता का विकास करना, यानी कि जो भी संचालित करने की बात होती है उन योग्यताओं का विकास करना, विभिन्न प्रकार की जो योग्यताएं होती हैं गणित शिक्षण के द्वारा उन योग्यताओं का, यानी जोड़ करना, गुणा करना, भाग करना और दैनिक क्रियाओं में जो गणित होती है, जो मैथ होती है उसका यूज़ किया जाता है, इसकी योग्यता का विकास करना, तो ये भी सही बात है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि एक गणित शिक्षण है तो उसका लक्ष्य क्या क्या होना चाहिए, तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्त चिंतन करना या अमूर्त का निर्माण करना और संचालित करने की योग्यता का विकास करना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसकी चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए, यानी कि ऐसी कौन सी वस्तु है या ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके चिंताओं के प्रति जागरूक, यानी कि उसकी जो चिंताएं होती हैं उसके घटने की, उसके बढ़ने की, विभिन्न प्रकार की उसमें जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में जागरूक करने की, जागरूकता फैलाने की संपूर्ण स्कूल की पाठ्यक्रम में उसको शामिल करना चाहिए। तो ये ऑप्शन है गणित, बी ऑप्शन है पर्यावरण, सी ऑप्शन है भाषा और डी ऑप्शन है मातृभाषा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पर्यावरण होता है, यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है, जो इन्वायरमेंट होता है इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में इसको शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट ही है, पर्यावरण ही है जो हमको एक बेहतर बनाता है। हम पर्यावरण में ही रहते हैं, वहीं पर निवास करते हैं, तो इसको सुरक्षित रखना, इसको नष्ट होने से बचाना ये हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से बच्चों को भी इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए, बच्चों के अंदर भी इसको बताना चाहिए, इन बातों को बताना चाहिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी हमारे लिए क्या उपयोगिता है, वो हमको क्या कुछ प्रदान करती हैं, इन सभी बारे में बच्चों के अंदर भी जागरूकता फैलानी चाहिए। तो इन जागरूकताओं को हम उनके अंदर कैसे फैला सकते हैं, कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं, तो संपूर्ण स्कूल की जो पाठ्यचर्या है, जो पाठ्यक्रम है उसमें इसको शामिल करना चाहिए, व्याप्त करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 ने किसकी सिफारिश की कि बच्चों की स्कूली शिक्षा में किससे जुड़ी होनी चाहिए, यानी कि
जो एनसीएफ 2005 है इसने सिफारिश की है कि बच्चों की स्कूली शिक्षा किससे जुड़ी होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चों का जो स्कूली शिक्षा है वो किससे जुड़ी हो। तो ए ऑप्शन है परीक्षाओं, वार्षिक परीक्षाओं से, बी ऑप्शन है स्कूल के बाहर के परिवेश से, सी ऑप्शन है मुख्यधारा के राय से, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अभी हमने इसके बारे में चर्चा की, यानी कि स्कूल के जो बाहरी प्रवेश हैं इसके बारे में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है वह बात करता है और कहता है कि बच्चों की जो स्कूली शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो बाहरी ज्ञान भी होना चाहिए, यानी कि स्कूल के बाहर का भी जो परिवेश है उसके बारे में भी ज्ञान प्रदान करना चाहिए। और विद्यालय में जो ज्ञान दिया जाता है तो स्कूल की चार दीवारी के बाहर का भी वो लाभ पहुंचा सके, उसके बारे में भी हमको ज्ञान प्रदान करना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम है जो विकास के मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है, ये एनसीएफ 2005 में बताया गया है। तो ए ऑप्शन है विद्यालय के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बी ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षण रटने की पद्धति से हट जाए। तो ये सभी सिद्धांत हैं, इन सभी सिद्धांतों की बात जो है वो एनसीएफ 2005 में की गई है। सी है परीक्षाओं को आसान बनाना, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विकास का मार्गदर्शन सिद्धांत क्या नहीं है, तो परीक्षाओं को जो आसान बनाने की जो बात है, जो सिद्धांत है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परीक्षाओं को जो आसान बनाने की बात है, हाँ परीक्षाओं को सरल करना चाहिए, लेकिन अगर सिद्धांत की बात, मार्गदर्शक सिद्धांत की बात की जाए तो ये मार्गदर्शन सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि जो ए और बी ऑप्शन है, यानी कि विद्यालय के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना और यह सुनिश्चित करना कि जो शिक्षण है वो रटने की पद्धति से हट जाए, ये जो दोनों हैं ये सिद्धांत के मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, लेकिन परीक्षाओं को आसान बनाना यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 जो है इसका विचार किससे प्राप्त होता है, यानी कि एनसीएफ 2005 का जो विचार है ये कहाँ से हमको मिलता है, कहाँ से ये प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन है मानवतावाद, बी ऑप्शन है व्यवहारवाद, सी ऑप्शन है रचनावाद, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो रचनावाद है, यानी कि एनसीएफ 2005 का जो विचार है वो रचनावाद से प्राप्त होता है, क्योंकि रचनावाद का मतलब ही क्या होता है, क्रिएटिविटी, रचना, यानी कि रचनाएं करना, क्रिएटिविटी, सोच करना, तार्किक चिंतन करना, इन सभी जो बातें होती हैं वो रचनावाद के अंतर्गत आती हैं। तो उसी प्रकार जो एनसीएफ है यह भी क्या करता है कि बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन का विकास करना, बच्चों का जो ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना, इन सभी की बात क्या करता है, एनसीएफ करता है। तो इस प्रकार से जो एनसीएफ 2005 का विचार है ये किससे प्राप्त होता है, ये रचनावाद से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, शून्य पाठ्यचर्या क्या है, यानी कि जो शून्य पाठ्यचर्या होती है यह क्या होती है। तो ए ऑप्शन है पाठ्यचर्या जिसमें शून्य उद्देश्य, बी पाठ्यचर्या जो छात्र नहीं सीखते, सी है पाठ्यचर्या जो सूक्ष्म विधियों का उपयोग करती है, और डी है पाठ्यचर्या जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाठ्यचर्या जो शिक्षक नहीं सिखाती हैं यह जो होती है यह शून्य पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करती है कि किस शिक्षण को अधिकतम महत्व देना चाहिए, यानी कि ऐसा कौन सा शिक्षण है जिसको अधिकतम महत्व देना चाहिए। तो ए ऑप्शन है कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक शब्दों को याद करना, सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने से, और डी ऑप्शन है परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करने से। तो सबसे अधिकतम महत्व किसका है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने से संबंधित जो उद्देश्य है ये सबसे ज़्यादा महत्व देता है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनसीएफ 2005 से थे, एनसीएफ 2005 से थे, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका पूरा नाम होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने आज कवर किया है, और ये वीडियो सीटेट के लिए बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल आपको फ़ायदा मिलने वाला है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो वीडियो आप पूरी देखेंगे
तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है, ये क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।